हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने मोहम्मद सफीक फ्रॉम आईआईटी रुड़की और मैं आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं एंड टीचिंग इज माय हॉबी। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कई क्लासेस में मैंने आपको जो है बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। अगेन मैं अब आपको नए टॉपिक के साथ जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये जो टॉपिक है इसके साथ साथ आपके सामने आया हूं। दिस टॉपिक इज मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जो क्लास 9 ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड दिस। इसलिए ये टॉपिक मैंने बेसिकली क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, बट इट इज मोस्टली इन दिस lecture or in this topic will cover all the things which are in class 9, बट वो बेस क्लास 10 के लिए बेस जरूर होगा, बट क्लास 9 के लिए फोकस करके ये टॉपिक बनाया, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। एक ही क्लास में यू विल फाइंड द होल चैप्टर्स। क्लास 9 में आज के डेट में मैथ के क्लास में बुक में एनसीईआरटी में ये चैप्टर जो है 11 के रूप में आया है। पहले चैप्टर 13 के रूप में था, अब ये चैप्टर 11 के रूप में आ गया है नए वाले सिलेबस में। सो मैं एक ही क्लास में पूरे टॉपिक को कोशिश करूंगा कि आपको कवर करूं। पूरे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समय लग सकता है, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन ये टॉपिक पूरा कवर होगा। नाउ कम टू दिस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में कह रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट, अब तक जो बात कर रहे थे हम लोग 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, एक पेज में ये चीज आ जाता था, बट अब एक नया डायमेंशन आ गया है। कोई भी चीज अगर आप लेते हैं जिसमें लेंथ और विड्थ के अलावा एक तीसरा डायमेंशन अगर विड्थ है, अगर उसमें थिकनेस है, मोटाई है, ऊंचाई है, तो वो चीज जो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। एज फॉर एग्जांपल दिस माउस, दिस इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें लेंथ विड्थ के अलावा जो है यू विल सी द थिकनेस इज देयर। सो हम लोग वैसे जो है 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जी। और सरफेस एरिया इज नथिंग बट द विजिबल पार्ट्स ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट, उसका जो एरिया होगा। लाइक सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है, ये पूरा पार्ट, ये दिस इज द सरफेस एरिया वी कैन फाइंड। अब ये ग्लास आपके सामने मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। अब इस ग्लास को देखिए, इस ग्लास का विजिबल पार्ट, दिस पार्ट, ये बाहर का पार्ट, ऑल्दो इट इज इन द सिलेंडर फॉर्म में, ये बाहर का जो पार्ट है ना, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। इसमें फ्लैट सरफेस एरिया भी है, यहां पर भी फ्लैट सरफेस एरिया है, बट ये दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। सो अब हम लोग इन सरफेस एरियाज के बारे में बात करने वाले हैं। सिमिलरली जो है हम लोग वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे इस क्लास में। जब सरफेस एरिया की बात होगी तो अब आपके पास क्लास 9 में सिर्फ 2 ही टॉपिक है जिस पे हम लोग को बात करना है। वो है आइदर हमारे कोन के बारे में बात करना है, या स्फीयर के बारे में बात करना है, या हेमिस्फीयर के बारे में बात करना है। सो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले जो है इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बारे में बताऊंगा। देन आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बारे में बताऊंगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कोन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कोन, जैसे ही ये वर्ड कोन आया आपके दिमाग में कुछ तो बातें इमीडिएटली, कुछ फिगर्स आते होंगे। क्या आता है? अगर कोन के बारे में बोले तो क्या आपके दिमाग में कुछ इस टाइप के फिगर्स घूम रहे हैं, जैसे वो बर्थडे वाला के जो है टोपी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू सी ऑन द रोड्स, आइसक्रीम, क्या इस टाइप के फिगर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? एग्जैक्टली ये कोन के शेप होते हैं। कोन के बारे में फर्स्ट इमेजिनेशंस जो आपका है वो करेक्ट है। अब मैं आपको इसके आगे जस्ट प्रोसीड कराता हूं कि कोन, ओके, थोड़ा सा विराम, थोड़ा सा। कोन में आई विल डिस्कस ओनली राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक ऑब्लिक कोन भी होता है जो फिलहाल अभी मैं इस स्टैंडर्ड में क्लास 9-10 में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। दैट विल बी इन सब्सिक्वेंट क्लासेस। जब आप 11th 12th और ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको अदर टाइप्स ऑफ कोन भी मिलेंगे, बट फिलहाल मैं आपको राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही डिस्कस करूंगा। राइट सर्कुलर कोन के बारे में, इट इज अ 3D फिगर, दैट्स राइट।
अभी तो हमने आपको बोला कि कौन जो है 3D फिगर है जो है, या 3 डायमेंशनल फिगर की बात अब हम लोग करने वाले हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा डायमेंशन होता है, लेंथ और विड्थ के अलावा उसमें हाइट भी होता है, थिकनेस होता है, हाइट होता है। सो इतना तो कंफर्म है कि इफ दिस इज सपोज दिस इज कोन, सो इसमें हाइट तो जरूर है। यही कोन है ना, ये जो आइसक्रीम हम लोग लेते थे, आइसक्रीम, दिस कोन, सो इसमें हाइट है। सो ये चीज हमारा एक 3D फिगर है। नाउ द थिंग इज दैट हाउ वी गेट कोन, कैसे हम कोन को प्राप्त करेंगे, कैसे? सो द कोन इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग a right angle triangle about its perpendicular over the base as an axis. What I am going to say is that कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर आइए। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं आपको इमीडिएटली क्या बोल सकता हूं फिगर के रूप में, अगर लेट्स सी आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं आपको एक फिगर आपके सामने लेकर आता हूं। लेट्स सी, ये एक राइट एंगल सपोज कीजिए दिस इज एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने मैं लेकर आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करना है किसके अबाउट? लेट्स सी, ये आपका परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर के अबाउट, यानी इस परपेंडिकुलर को, व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि इस परपेंडिकुलर को ऐसे आप कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको रोटेट कीजिए, ऐसे ऐसे रोटेट कीजिए। जैसे जब आप इसको रोटेट करेंगे तो एक आपको 3 डायमेंशनल फिगर मिलकर आएगा, जो है जो 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा दैट विल बी योर कोन। व्हाट आई एम सेइंग, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको एक्सिस मानते हुए अब हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया। इस एक्सिस को फिक्स रख रहे हैं, बाकी पार्ट को रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के बाद दिस इज द फिगर वी गेट, राइट सर्कुलर कोन, बेस विल बी सर्कल। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप राइट सर्कुलर कोन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा। इट्स राइट सर्कुलर कोन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, इट्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स या अपेक्स। सिमिलरली दिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन, एंड देन हियर इट इज, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द बेस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट in the cone is nothing but your slant height, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, this one, तिरछी slant height, this is the vertex, this is the height, this is the radius of the base। ये इतने चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ द बेस। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है एक राइट सर्कुलर कोन का हाइट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ये जो बेस का जो सेंटर है और उससे जो वर्टेक्स है या अपेक्स है उसके बीच की दूरी जो है वो आपको राइट सर्कुलर कोन का हाइट है। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। इसलिए बार बार आपको स्लैंट हाइट, दिस एल, ये तिरछी ऊंचाई, इसका बहुत यूज पड़ेगा। सो हम लोग अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस फिगर whenever you somebody says you right circular cone, आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए so that कि आप समझ सके कि उसमें एक हाइट है, स्लैंट हाइट है, एल है, फिर हाइट एच है, रेडियस आर है। अब आप इससे आगे चलिए, हाइट एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने राइट सर्कुलर कोन बनाने के लिए एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया था और इस एक्सिस के अबाउट इसको हम लोगों ने रोटेट किया था, यानी कि इस परपेंडिकुलर के अबाउट रोटेट कर दिया था। परपेंडिकुलर को फिक्स रखते हुए, एक्सिस मानते हुए, रिमेनिंग ट्रायंगल को जैसे रोटेट किया था हम लोगों ने ये फिगर मिला था। तो हाइट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। कुछ प्रॉपर्टीज है, दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टीज जो आप बचपन से जान रहे हैं कि जो आपके पास कोन होता है उसमें एक सर्कुलर फेस होता है नीचे वाला, एक उसमें एजेस होते हैं और एक आपके पास जो है वर्टेक्स होता है। अगेन आई विल बी गोइंग टू बैक टू दिस फिगर। ये दिस इज हमारा वर्टेक्स हो गया, ये नीचे वाला सर्कुलर फेस हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कर्व फेस हो गया जो है, एंड नीचे वाला एक ये हमारा फ्लैट फेस हो गया, एंड देन आपका ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज नथिंग बट योर एज। ओके, सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।
नाउ सी, राइट सर्कुलर कोन में हमेशा आपको ये चीज यूज करने को मिलेगा, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम की मदद से दिस हाइपोटेनस एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेल एल इज स्लैंट हाइट, h is your perpendicular and r is nothing but the base। ये हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम सवाल में इसको हमको यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने पढ़ाने से पहले ही फर्स्ट टाइम ही एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये चीज आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया है, सो दैट कि अगर आपको आगे न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़े तो आप इसको याद रखें। सो पाइथागोरस थ्योरम, that is nothing but your hypotenuse is का square is equal to perpendicular square plus your base square। ओके, सो अब आप आगे जो है हम लोग फिर से प्रोसीड कर रहे हैं। कोन हैज बोथ फ्लैट एंड द कर्व सर्फेसेस। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये हमारा कोन का कर्व सरफेस है। सो कोन का ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस एरियाज कोन के लिए है, देन इट इज, दिस इज अ फ्लैट सरफेस एरिया। सो दिस इज नथिंग बट योर फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट है नीचे से बॉटम में। तो इस कोन में दो बातें हो गई, एक आपका जो है कर्व सरफेस एरिया होगा और एक आपका फ्लैट सरफेस एरिया होगा जो कि नीचे सर्कल के रूप में होगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा कोन है, इसका जो आउटर पार्ट है दिस इज योर कोन का जो है ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया को यहां से बीच से हमने ब्रेक करके दिखाया कि अगर ये कोन था, इस कोन को अगर यहां से अगर हम लोग कट कर देते हैं तो ये पार्ट, ये जो बाहर का ये जो पार्ट ये देख रहे हैं आप, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। यहां पे ये वाला पार्ट है कर्व सरफेस एरिया। नो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कोन इज नथिंग बट पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर दैट इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय योर एल। ये कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है। कहां से आया, कैसे आया, फॉरगेट अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एल। Again I'll be saying curve surface area के लिए pi multiplied by r multiplied by this r is nothing but the radius of the base multiplied by your L, where L is nothing but the slant height, and you put pi approximately 22/7 or 3.14। okay, so ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, एवरीवेयर दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ये कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया ये ऊपर वाले पार्ट का है, इसमें नीचे बॉटम पार्ट फ्लैट पार्ट नहीं एडेड है, ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया है। अगेन यूनिट ऑफ द कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला आपके पास है। यूनिट के बारे में मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास रेडियस मीटर में है और ये स्लैंट हाइट मीटर में है तो कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर आपका आर एल अगर सेंटीमीटर में है तो कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो है। नाउ सी दैट वन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर and base is 7 सेंटीमीटर। अब ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल की मदद से आपको बताना है कि अगर एक राइट सर्कुलर कोन आपको दिया हुआ है, उस कोन का अगर स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया के लिए आप जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल, वेयर पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अगर ये रखते हैं कर्व सरफेस एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, दिस वेरी सिंपल यू हैव टू रिमेंबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट पाई आर एल। ओके, now I see the question number 1 of the NCERT book class 9 page 140. The question is
diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. What I say is that if you have to find the curved surface area, the formula is pi RL, and you see in this question, इससे जस्ट अभी जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाया था उसमें डायमीटर लिखा हुआ था 10.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस विल बी 10.5 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल आपको फॉर्मूला में पुट करना था। व्हाट आई एम सेइंग अगेन, यू सी द क्वेश्चन, आई विल बी गिविंग बैक। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 न्यू सिलेबस बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है जो पेज नंबर 140 पे है। क्वेश्चन क्या है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 10.5/2, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। अब आपको कहा जाता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया और फॉर्मूले के साथ ही हमने आपको पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड एल वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास ये कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कर्व सरफेस एरिया मींस आपको कोन का ये आउटर पार्ट, दिस पार्ट, इस पार्ट का एरिया निकल कर आया, इस पार्ट का। ओके, सो अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है। अब कर्व सरफेस एरिया के बाद एक नया कंसेप्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया, यू सी ही दिस वन इज द कर्व सरफेस एरिया। ये कोन मैंने फिगर आपके सामने लाया, ये ब्लू पार्ट जो बाहर का पार्ट है उसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट पाई RL एंड देन प्लस, व्हाट प्लस, क्या जोड़ना है? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इसमें ये बॉटम वाला एरिया भी जोड़ना पड़ेगा। सो बॉटम वाला एरिया कितना होगा? पाई R स्क्वायर। दिस विल बी फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल, बॉटम वाला पाई R स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी कर्व सरफेस एरिया pi RL plus flat surface area of the circle is nothing but pi R square। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो you will get total surface area and now it is total surface area के लिए सिंपल कंसेप्ट में अगर बोले pi RL निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे pi into R square, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। दिस कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। So see the next question again. The height of the cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area. Use pi is equal to 3.14. You see here, height 16 centimeter, radius 12 centimeter. अब आपको क्या करना है? निकालना है मुझे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL। अब L है यहां पे, L तो दिया हुआ नहीं है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। L निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना चाहिए। सो यूज पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो इस तरह से आप देखेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 12 स्क्वायर। 16 स्क्वायर 256, 12 स्क्वायर 144, 400। सो L comes out to be 20 centimeter, root under 400 and root under 400 is nothing but 20। सो 20 निकल कर आया ये आपका L। ये L कितना निकल कर आया? 20 निकल कर आया। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो इसमें L निकालने में। आई होप कि आप L आसानी से निकाल पा रहे होंगे। यू सी, अगर आपको L निकालने में कहीं पे कोई दिक्कत है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि L का वैल्यू कैसे निकल कर आया है। यू सी हियर, मैं आपको बता रहा हूं, ये दिस इज ये है आपका 400 का मतलब हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, और चूंकि 2 बार 20 है
तो रूट के अंदर में जब दो चीजें होती हैं तो एक बाहर निकल कर आता है, तो ये निकल कर आ गया आपको 20। सो 20 सेंटीमीटर आपका एल है। ओके, अब नेक्स्ट, जब आपके पास एल का वैल्यू निकल कर आ गया है 20, तो अब आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना होगा? पाई वैल्यू इज 3.14, आर वैल्यू इज 12 एंड एल वैल्यू इज 20। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये कर्व सरफेस एरिया आपका आंसर हो गया। अब अगर कोई पूछता है कि कर्व सरफेस एरिया के अलावा आप कहा जाए कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको उसमें बॉटम वाला एरिया को ऐड करना पड़ेगा। सो बॉटम बेस एरिया ऑफ द कोन इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। ये बेस मेरा जो है, अभी आप देखे थे कि ब्लू कलर से मैंने ये जस्ट इसको दिखाया कि ये बेस हमारा ऐड होगा। बेस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, दिस इज 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करें, कर्व सरफेस एरिया और फ्लैट जो एरिया था मेरा, बेस एरिया था, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। उसके ऐड करने से कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया is nothing but your total surface area. So total surface area is here, if I say this is your total surface area is nothing but curve surface area plus the base surface area. Base means कि आपको ये कर्व सरफेस एरिया है जो मेरा कर्व सरफेस एरिया इज दिस पार्ट एंड बेस सरफेस एरिया इज दिस पार्ट। ओके, सो इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश किया है। सो ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली विल गेट 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया हुआ। होप ये आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे पास कोन में सिर्फ सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, बॉटम सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर उसको जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकल कर आता है। नाउ सी, मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं क्लास 9 का ही, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ द स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। सी, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या किया है, इस क्वेश्चन में डायमीटर दे दिया है, डायमीटर 24 दिया है, तो सबसे पहले आपको इसकी मदद से रेडियस निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रेडियस नहीं निकालेंगे तो आपके फॉर्मूला में, क्योंकि पाई आर एल वाला फॉर्मूला था, सो इसलिए हमने आपको इसमें बनाने के लिए सबसे पहला काम ये मैं करना चाहता हूं। ये देखिए, आपको आर की जगह पे हम लोगों ने डायरेक्टली जो है आर की जगह पे ये यूज किया है। इफ यू सी, दिस इज 24/2, क्योंकि डायमीटर अगर हमारा 24 था तो रेडियस हो जाएगा 24/2। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, सिंपल। और कर्व सरफेस एरिया के बाद बेस एरिया ऑफ द कोन इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। सो बेस एरिया ये वाला था 22/7, 12 × 12 इतना निकल कर आया। टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया विच इज नथिंग बट 1244.57। ओके, ये एक डेसिमल गलत लग गया है, ये गलत लग गया है, ये है 452.57। सो 1244.57 मीटर स्क्वायर अब आपका ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। ओके, एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने अगेन डिस्कस करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द न्यू सिलेबस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पेज 141 पे है। इसमें क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया अब इसमें कैलकुलेट करने के बजाय कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है कि 308 है, और स्लैंट हाइट कितना है, 14 है। तो अब आप रेडियस निकालिए। आप जानते थे कि आपके पास कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट पाई आर एल होता था, इज इट दैट? तो अब इसमें आप देख लीजिए कि ऑलरेडी आपके पास कर्व सरफेस एरिया तो आप जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया आप जानते हैं, पाई जानते हैं, एल जानते हैं, तो आर निकल जाएगा। तो इसी को जस्ट हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सी, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल
22/7 R इंटू 14, L का वैल्यू दिया हुआ था। कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू 308 है, सो इसलिए 308 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इंटू 14। इससे आप कैंसिल करेंगे, आर का वैल्यू आपको 7 निकल कर आ जाएगा। ओके, यू विल फाइंड दिस डायरेक्टली। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें, 22 से कट के ये आपको ये 2 हो गया, 2 से ये कट के आपका 154 हो गया, 154 से ये 22 से कैंसिल होगा तो 7 बार चला जाएगा। आर विल बी योर 7 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास इसका रेडियस भी निकल गया जो है, जैसा कि सवाल में पूछा गया था। बेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर स्क्वायर, सो बेस एरिया 154, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया विच इज नथिंग बट 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। अगेन एक और क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं। सी द क्वेश्चन इज, कैनोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड रेडियस इज 24 मीटर। ओके, सो इसमें कहा यह जा रहा है कि ये आपका जो एक कैनोनिकल टेंट है, इस टेंट का जो है ये जो हाइट है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ओके, एंड द रेडियस इज योर 24 मीटर। अब आपके पास एल क्या है ये नहीं पता है। अगर ये एल पता होता स्लैंट हाइट तो हम लोग सब कुछ कर सकते थे। तो हमारा पहला चीज होगा कि हम लोग एल निकालने की कोशिश करें। ओके, स्लैंट हाइट निकालना है। दूसरी चीज ये निकालना है कि अगर इस टेंट को बनाने में जो कपड़े लगे हैं, कैनवास जो है, उसमें कितना कॉस्ट आया होगा। पहले तो कपड़े का एरिया निकल जाए, ये आउटर सरफेस कर्व सरफेस एरिया निकल जाए, तो उसमें फिर हम लोग ये 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज लगता है, तो बाकी का कितना होगा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो हमारा ये निकल कर आया, अगर आप देखेंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज एच स्क्वायर 110 स्क्वायर 24 स्क्वायर आर स्क्वायर का 100 प्लस 576, ये मिलके 676 हुआ, और 676 से का जो आप देखेंगे तो ये होता है 26 इंटू 26। सो इस तरह से ये एक 26 मीटर का हमारा स्लैंट हाइट निकल कर आया। स्लैंट हाइट निकल जाने से अब क्या फायदा होगा, जब स्लैंट हाइट हम लोगों ने 26 मीटर निकाल लिया है, तो अब हम उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालने से क्या फायदा होगा, कर्व सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद उतना ही हमें कपड़े का रिक्वायरमेंट रहता है कैनवास, ये कैनोनिकल टेंट बनाने के लिए। तो अब अगला चीज हम ये कर रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ये अभी तक इतना जो मेहनत कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे, एल निकालने के लिए कर रहे थे। एल निकल गया था मेरा 26, अब पाई आर एल से हमारा ये वैल्यू निकल कर आया 13,728/7 मीटर स्क्वायर। अब हमें एक कैनवास बनाने के लिए इतने कपड़े का रिक्वायरमेंट है, इतना मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर का कपड़ा होता तो मैं इस पे कैनवास बना देता, अपना कैनोनिकल टेंट बना लेता उस कपड़े से। अब उसका हमसे कहा जाता है कि अब आप कॉस्ट बताइए। तो आप दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैनवास 70 पर मीटर स्क्वायर, 70 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का है, और मुझे इतने मीटर स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है, तो इसे जस्ट गुणा कर देंगे, इतना पैसा निकल जाएगा। सो द कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट विल बी नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट एरिया, एंड विच इज वेरी सिंपल। 70 से गुणा कीजिए, ये कट के 10 हो जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, दिस मच रुपीज इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस विल मेक यू द परफेक्ट। ओके, सो जस्ट व्हाट आई एम सेइंग के ये अब आपके पास जो है ये चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था हमारा कोन, जिसमें हमने कोन के सरफेस एरिया हमसे डिस्कस किए थे, ये कोन का सरफेस एरिया अब चैप्टर खत्म हुआ। अब हम जो आपके पास चलेंगे वो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स की तरफ चलेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर की तरफ अब आप मूव कीजिए। देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट के साथ मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि
स्फीयर के बारे में जो है, अभी तक हम आपको कोन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। नाउ लेट्स सी, वील बी टॉकिंग अबाउट स्फीयर। आप बताइए, स्फीयर जैसे ही आपके दिमाग में आता है, जैसे किसी ने कहा स्फीयर, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें घूमती हैं? क्या आपके दिमाग में इमिडिएटली आता है ऐसा एक फुटबॉल? आपका अर्थ ये फुटबॉल, इज इट दैट? दिस ऑल आर स्फीयर्स, ये स्फीयर है। ओके, ये एग्जाम्पल फुटबॉल, जस्ट ये हमारा एक स्फीयर है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। कैसे बनता है पता है इसको? स्फीयर वेरी सिंपल। इस स्फीयर को बनाने के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस चीज को देखिए। स्फीयर इज अ 3D फिगर obtained by rotating a circle or disk about its diameter as an axis। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्सी जो है, ये सी आपके पास एक सर्कल था, उस सर्कल का ये डायमीटर है, सर्कल है या एक डिस्क है, एक सिक्का ले लीजिए, उसके डायमीटर के अबाउट उसको रोटेट कर दीजिए। देखिए, देन इट विल बी 3 डायमेंशनल फिगर तैयार हो जाएगा। ये स्फीयर आपके सामने। सो स्फीयर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, 2D से भी आप 3D में चले जाएंगे। एक सिक्का लीजिए, उसके डायमीटर के अबाउट उस सिक्के को रोटेट कर दीजिए, जो फिगर आपके सामने 3 डायमेंशनल चीजें बनेंगी, दैट विल बी सिंपली अ स्फीयर। सो स्फीयर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्फीयर में रेडियस है, सेंटर है, डायमीटर है, ओके, एंड नथिंग बट आई से each point of the sphere is at equal distance from the center. That distance is called radius. Diameter is twice of radius। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्फीयर का जो सरफेस है, उस सरफेस के आउटर पॉइंट्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट इट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ईच पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ओके, तो ये सिंपल है और इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। कुछ बातें हैं कि इट हैज वन कर्व फेस, इट हैज जीरो एज, इट हैज नो वर्टेक्स। ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर का जो है एक ही कर्व फेस होता है, एक ही कर्व सरफेस है, उसका फेस नहीं कहेंगे, सरफेस कहेंगे, कर्व सरफेस है। इट इज, आई से नॉट फेस बट यू से वन कर्व सरफेस। ओके, जनरली हम लोग जब फेस बोलते हैं तो हम लोग उसको फ्लैट के रूप में समझते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको अभी आप एक तरह से कहिए कि ये सरफेस कहिए। ओके, सी आई से दिस इज कर्व सरफेस कहिए इसको, सरफेस। ओके, सो कम बैक। सो 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द स्फीयर के बारे में बोल रहा हूं कि इट हैज वन कर्व सरफेस, इट हैज जीरो एज एंड इट हैज नो वर्टेक्स। कोई बात नहीं, स्फीयर हैज ओनली कर्व फेस एंड कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच, ये मैं बता रहा हूं कि देखिए, ये जो मेरा कर्व सरफेस एरिया है, जो आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट ऑफ दैट फुटबॉल, ये दिस, जिस पे आप इस पे पेंट कर सकते हैं, विजिबल पार्ट यही है, इस पे आप पेंटिंग कर सकते हैं इस पे, दिस इज विजिबल पार्ट पे। इसी पार्ट का हमको एरिया जो होगा वो मेरा सरफेस एरिया होगा। एंड वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया इज 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। सिंपली इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। सो अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, सो 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। याद रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, ये आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलिए यूनिट के बारे में जरा बात कर लिया जाए। अगेन
चूंकि एरिया है तो आर का वैल्यू मीटर, इसका आर मीटर, तो मीटर स्क्वायर में एरिया होगा। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मिलीमीटर मिलीमीटर में लेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नाउ द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बोलिए 7 सेंटीमीटर रेडियस है, सरफेस एरिया पूछ रहा है ना। सिंपल फॉर्मूला है, यही ना फॉर्मूला है, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। सो दैट इज 4 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू आर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में आपको, पहला क्वेश्चन ही ये है, मैं खुद नहीं करूंगा, आपको बोलता हूं कि यू डू योरसेल्फ, इजी, डू योरसेल्फ। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है, रेडियस आपका 10.5 सेंटीमीटर है। जस्ट अभी जो मैंने पहले अभी आपके सामने एक सवाल बताया था, इसमें रेडियस का वैल्यू 7 था, तो ऐसे हमने कर दिया था 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो इसी तरह आप जहां पे 7 है उसमें आप नथिंग बट ये चीजें रख लेंगे, 10.5 इंटू 10.5। उसी तरह 5.6 है तो 5.6 इंटू 5.6। अगर 14 होगा तो 14 इंटू 14। वेरी सिंपल, आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन खुद नहीं कर रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगेन एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। अगेन इस सवाल को मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, तो आप रेडियस निकाल लीजिए। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है आपको, दिस इज, पेन ले लेता हूं, डायमीटर दिया है आपको 14 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 हो जाएगा, और एरिया निकालने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। सो बस सिंपल है, करके आप निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इसमें आपको सवाल को आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कर लेंगे। इट्स वेरी इजी, कुछ आपको भी करना चाहिए। सो नाउ सी द दिस क्वेश्चन, तो मैंने आपके सामने छोड़ दिया, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, ये मैं थोड़ा करके आपको दिखाऊंगा। The radius of a spherical balloon increases from 7 to 14। एक बैलून है जिसका रेडियस जो है ना 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब आपसे पूछा जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इन टू केसेस। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये वाला सवाल अलग था, जस्ट 1 मिनट आप रुकेंगे। जस्ट 1 मिनट रुकेंगे, डोंट। थोड़ी सी स्लाइड को आगे पीछे हो गया है। नाउ सी अगेन, आई विल बी कमिंग बैक टू यू। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बैलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर कर दिया गया है, उसमें एयर पंप करके। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। एक्चुअली मैंने बैलून की जगह पे फुटबॉल आपके सामने रखा है, बैलून जस्ट इसी को समझ लीजिए फिलहाल। ये रेडियस R1 7 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा बैलून, ये दूसरा फुटबॉल सामने रखा है जिसका रेडियस R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। अब आपसे कहा जाता है कि इसके सरफेस एरिया और इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए। सो वेरी सिंपल है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड स्फीयर। सो यहां पे आपका हो गया 4 पाई R1, 4 पाई R2 इंटू R2, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 है 7 इंटू 7, R2 है
14 इंटू 14 आप कैंसिल करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट कि इसका आंसर अब आप खुद निकाल सकते हैं कि ये 7 से कट के ये आपका यहाँ पे कट के 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये 7 से कट के ये भी 7 से कैंसिल होगा और यहाँ भी 2 होगा। ओके, यहाँ भी सॉरी यहाँ भी कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो आपको दिस विल बी नथिंग बट 1/4। सो 1/4 इज नथिंग बट 1:4 रेशियो में आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। नाउ ये क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन अगेन 11.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 of the diameter of the radius of the earth. Find the ratio of their surfaces. कहा जाता है कि चांद का जो डायमीटर है वो पृथ्वी का, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर इज नथिंग बट 2 इंटू रेडियस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग से पूछा जाता है कि उनके सरफेस एरिया का बताइए रेशियोज। तो ये है मेरा चांद और ये है मेरा अर्थ। ओके, सो चांद का रेडियस मान लीजिए r है, अर्थ का रेडियस कैपिटल R है। ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, ये पूछा जा रहा है। सो अगेन 4 पाई r इंटू आर, जहां r मून का रेडियस है और कैपिटल R जो है सन का रेडियस है, सॉरी ये अपने अर्थ का रेडियस है। सो इस तरह से दिस विल बी 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r अपॉन r का होल स्क्वायर, r बाई r इज नथिंग बट 1/4। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो डायमीटर का जो रेशियो होगा वही रेडियस का भी रेशियो होगा। इस तरह से 1:16। एक और सवाल मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूं, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। अब क्या है ना, ये स्फीयर दे दिया आपको और स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया। क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया। क्वेश्चन को उल्टा क्या कर दिया गया कि आपको सरफेस एरिया दे दिया गया। सरफेस एरिया आप जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब आपके पास सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस निकालने के लिए कहा जा रहा है। कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सी दिस इज अगेन आई एम सॉरी, अगेन स्लाइड्स में थोड़े से आगे पीछे हो गए। जस्ट 1 मिनट, अब आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आई विल बी स्लाइड्स को इस बार अरेंज ही कर लेता हूं, थोड़ा सा अरेंज करने में गलतियां हो गई हैं। नो डाउट हो जाएगा आपके सामने। जस्ट 1 मिनट आप धैर्य रखेंगे। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चन जो है सवाल है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी सिंपल हम लोग इसको करते हैं कि आपके पास जो है, आपके पास एक ये स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस जो है r है और इसका कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कहिए 4 पाई r स्क्वायर होता है। दिस इज गिवन 154 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r स्क्वायर। इस तरह से अब आपके पास r का वैल्यू निकल जाएगा। r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 22 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको
7 times. Okay, so r square will be 7 into 7 divided by 4, and r is nothing but root under 49 by 4, that is 7 by 2, so 3.5. okay, so 3.5 आ गया आपका ये आएगा रेडियस। इफ इट इज एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर मीटर स्क्वायर में होगा तो मीटर में आ जाएगा। सो ये अब आप 3.5 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया आपका, दिस इज योर स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। अगेन बैक टू माय स्क्रीन। ओके, एंड so again just आप, so इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास निकल कर आया। दिस आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो एक अब लास्टली अब स्फीयर के सरफेस एरिया से रिलेटेड जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन का तो आंसर निकल कर आ गया कि इसका आंसर निकल कर आया r इज इक्वल टू 3 सिंपली निकल कर आया r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, जो कि आप खुद निकाल सकते थे जो है। ओके, सो नेक्स्ट इज योर ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्लास 9 में पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A right circular cylinder just encloses a sphere। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो जस्ट एक स्फीयर को अपने आप में घेर लेता है, समाहित कर लेता है। तो आपसे पूछा गया है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालिए, एंड द रेशियो ऑफ द एरियाज इन दिस केस। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर ये स्फीयर को, अगर ये सिलेंडर जस्ट इसको सराउंड कर लेता है, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर में, इस सिलेंडर के अंदर में अगर जस्ट वो स्फीयर इनसाइड चला आता है, तो इस सिलेंडर का जो हाइट होगा वो हाइट हमारे स्फीयर के रेडियस का डबल होगा, और जो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो आपके स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। सो हम लोग पहला चीज तो बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब आइए सिलेंडर के बारे में। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट 2r। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट 2r। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट r। सिलेंडर का रेडियस यहां पे r हो गया। अब आपसे कहा जाता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट ये पेरीफेरी 2 पाई r, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हमारा पेरीफेरी नीचे का हो गया 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट इज नथिंग बट 2r। सो 2r से मल्टीप्लाई किए। अगेन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑल्सो कम्स आउट टू बी 4 पाई r स्क्वायर। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 1:1 हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग चल रहे हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर जैसे ही आपके पास वर्ड सुनाई दिया, क्या आपके दिमाग में ये चीज आ रही है? अर्थ के 2 टुकड़े अगर ऐसे कर देते हैं हम लोग, देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब कि स्फीयर का आधा भाग जो है वो आपका हेमिस्फीयर कहलाता है। यस, हाफ ऑफ द स्फीयर इज नथिंग बट हेमिस्फीयर। ये हमारा हेमिस्फीयर है। ओके, सो अब हेमिस्फीयर में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल थ्योरी। हेमिस्फीयर हैज 1 कर्व सरफेस एंड 1 फ्लैट सर्कुलर सरफेस। ओके, ये जो फिगर देखिएगा, तो एक कर्व सरफेस ऊपर से होगा और एक ये यहां पे एक फ्लैट सरफेस है। ओके, सो कर्व सरफेस का एरिया इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता था? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता था, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया।
और ये कर्व सरफेस एरिया है। बॉटम का सरफेस एरिया जब देखिएगा आप, तो बॉटम का सरफेस एरिया जो है, यू सी दिस वन, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया की जब बात की जाएगी तो उसमें कर्व सरफेस एरिया में आपको जोड़ना पड़ेगा बॉटम का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दिया जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो 3 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर ये हॉलो होगा ना तो नीचे फिर वो जैसे प्याला की तरह अगर होगा खुला हुआ तो फिर नीचे उसमें नहीं है, सिर्फ ऊपर सरफेस एरिया है। अगर ये सॉलिड नींबू की तरह होगा, जैसे आप काटिएगा तो उस पर आपका कर्व सरफेस एरिया है और नीचे वाला फ्लैट सरफेस एरिया भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा था, सॉलिड हेमिस्फीयर। या ऐसा हॉलो भी है और उसमें नीचे से अगर कैप लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है सर्कुलर, तो वो पार्ट काउंटेड होगा। Find the curved surface area and the total surface area of the hemisphere of the radius 21 centimeter. Very simple. This is nothing but your curved surface area. Okay. Curved surface area 2 pi multiplied by r multiplied by r, 2 pi r square. और अगर वही टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर और नीचे बॉटम एरिया जोड़ देते। सो ये जोड़ने के बाद आपका टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकल जाएगा। ओके, सो अगेन एक क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बॉल है विच इज मेड अप ऑफ द ब्रास एज इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लैटिंग। एक आपका हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसमें पेंटिंग करना है, अंदर में टीन प्लेटिंग करना है, उस पर वो कुछ पॉलिश करना है, उसका कॉस्ट पूछा जा रहा है। और जबकि आपको रेट क्या है, 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, उस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकाल लीजिए जहां पे उसकी पेंटिंग की जानी है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए जैसे ये है, जहां पे पेंटिंग किया जाना है उसका एरिया निकाल लिया। पेंटिंग ऐसा है, उसके इनर पार्ट में अंदर में करना है। सो 2 पाई इंटू आर, आर की जगह पे 10.5/2, 10.5/2 क्योंकि वो डायमीटर दिया हुआ था। इस तरह से ये सरफेस एरिया निकल गया और कॉस्ट आपको दिया हुआ है 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से कॉस्ट विल बी टोटल कॉस्ट दिस much area multiplied by 16 per 100 centimeter square. So finally it comes out to be 27.72 rupees. Okay, so एक और लास्ट क्वेश्चंस के, hemispherical ball is made up of the steel 0.25 centimeter thick, the inner radius is 5 centimeter, find the outer curved surface of the ball. फिगर को देखिएगा पहले, आपको समझ में आएगा। ये है आपका एक हेमिस्फेयर जहां पे इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर रेडियस निकालने के लिए इनर रेडियस में ये थिकनेस को ऐड कर देते हैं। ओके, सो फाइनली आउटर रेडियस इज इनर रेडियस 5 प्लस थिकनेस 0.25, सो इट इज 5.25 सेंटीमीटर। इसलिए आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7 इंटू आर आउटर रेडियस को यूज किया गया। सो आउटर कर्व सरफेस एरिया सिंपल कंसेप्ट से निकल कर आ गया। एंड अगेन वन मोर एग्जांपल, हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ द गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now what I am saying, this is the example of NCERT. It is not the question of the exercise, but मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि मुझे ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहिए so that फंडामेंटल जो है आपके क्लियर्स हों। ये क्वेश्चन है कि हेमिस्फेरिकल एक डोम है, एक मतलब एक शेप है, एक कभी आप देखते हैं कि किसी घर के ऊपर में एक हेमिस्फेरिकल जो है ऊपर से कैप टाइप का लगा होता है, एक गुंबद टाइप का जो है। सो उसका जो है कहा जाता है कि जो सरकमफ्रेंस है नीचे वाला पार्ट 17.6 मीटर है। मैं एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं, आप देखेंगे, यू विल अप्रिशिएट दिस। ये है मेरा
हेमिस्फेयर, और व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जस्ट सी दिस वन, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस देने के पीछे लॉजिक क्या है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस दे देंगे तो आप उसका रेडियस निकाल लेंगे। तो मैं बोला हूं कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला दिस इज नथिंग बट सर्कुलर पार्ट है, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। अगर 2 पाई आर है तो इस सरकमफ्रेंस जब 2 पाई आर है तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और सरकमफ्रेंस मेरा 17.6 दिया हुआ है, तो इस तरह से आर मेरा निकल गया। अब जब आर निकल जाएगा तो मैं उस डोम शेप का आउटर सरफेस एरिया निकाल दूंगा, और आउटर सरफेस एरिया जब निकाल दूंगा तो उसका पेंटिंग का कॉस्ट निकाल दूंगा। तो आउटर कर्व सरफेस इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये आर मैंने निकाला था। तो इस तरह से मेरा ये आउटर कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया निकल कर आया, ये मीटर स्क्वायर में है। ओके, अब आपको निकालना क्या है, अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं ये आप थोड़ा सा समझिएगा। 1 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का ये वैल्यू मैं क्यों लिखा हूं, इसको यू विल अप्रिशिएट हियर। मैं क्या लिखा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंटिंग का कॉस्ट ₹5 है। 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप समझ सकते हैं 100 इंटू 100, 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर का ₹5 है। तो मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर का 500 हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹5 है और ये अगेन 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का कॉस्ट ₹500 होगा, और मुझे इतना मीटर स्क्वायर का पेंटिंग कराना है। तो इस तरह से मुझे कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग विल बी, पेंटिंग का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, पेंटिंग का स्पेलिंग आप सुधार लेंगे, सॉरी, ये पेंटिंग का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, इट इज पेंटिंग। ओके, सो पेंटिंग का कॉस्ट हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 49.28, ये आपका एरिया था, आउटर सरफेस एरिया। सो बेसिकली इस सवाल में मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि पहले कर्व सरफेस एरिया दिया है, पहले नीचे का सरकमफ्रेंस दिया है डोम शेप का, उस सरकमफ्रेंस से मैंने रेडियस निकाला, रेडियस की मदद से मैंने आउटर सरफेस एरिया निकाला। आउटर सरफेस एरिया में अब पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग में मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹5 है, जबकि मेरा एरिया मीटर स्क्वायर में आया है। तो हमने क्या किया, उसको 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाला 500, फिर इस 500 से इसमें मल्टीप्लाई किया। सो तब जाके मुझे ये एरिया निकलकर, ये कॉस्ट निकल कर आ गया ₹24,640। ओके, सो दिस इज फाइनल। होप जो है आपको सरफेस एरियाज के बारे में जो है काफी, दोनों कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर के एरियाज के बारे में आपको पता चल गया है और अच्छे तरीके से आपने समझा भी है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि द नेक्स्ट टॉपिक आर विल बी वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन अब हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सी दिस वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड स्फीयर ऑफ द कोन। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन के बारे में अब आपको बताना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है। जैसे ही आपके सामने किसी ने कहा कि वॉल्यूम की बात की जा रही है, ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है, एक्चुअली ये क्या है ना, कैपेसिटी है किसी, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम एक ऐसा मतलब चीज है जो कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग कि आपको समझने के लिए जो है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कोन, वो तो ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका वॉल्यूम निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाता है कि एक ग्लास का वॉल्यूम निकालिए, ये ग्लास का वॉल्यूम निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें पानी डालेंगे। ओके,
पानी आया ना, जितना पानी आया ये इसका वॉल्यूम है। ओके, इतना ही ये स्पेस जो है ना ये हवा में ऑक्युपाई करेगा। सो इसकी जनरली क्या है ना, एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी को हम लोग जो है इसको हम लोग वॉल्यूम के रूप में देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज नथिंग बट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द कोन। इट इज द कैपेसिटी ऑफ द कोन, मतलब वो कितना उसमें आप मटेरियल रख सकते हैं। इफ इट इज हॉलो तो आप कितना मटेरियल रख सकते हैं, इफ इट इज सॉलिड तो उसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है। ओके, जैसे आपको ये देखिए, ये एक हॉलो कोन का है जो है, अब इसमें कितना आप मटेरियल रख सकते हैं, सो उसका वॉल्यूम होगा। और अगर ये सॉलिड होता तो इसमें कितना मटेरियल पैक्ड है। सो ये चीज हम लोग जो है वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो। सो सबका डिफिनीशन यही होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द वॉल्यूम। और वो क्या है, उसके में अंदर में कितना मटेरियल भरा हुआ है। सो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि आप आइसक्रीम देखते हैं, आइसक्रीम कोन में ये भरा हुआ रहता है, दैट पार्ट इज नथिंग बट द वॉल्यूम पार्ट। ये कोन है जिसमें हम लोग ये कुछ वाटर्स या ऑयल को फील कर रहे हैं। दिस पार्ट इज नथिंग बट, जो ये बात देख रहे हैं आप भरते हुए जा रहा है ना, भर के, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन का सिंपल फॉर्मूला होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को सिंपली याद रख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज नथिंग बट 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। फॉर्मूला को याद कर लीजिए। 1/3 कैसे आया, कहां से आया, अभी आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। यू सिंपली से वॉल्यूम ऑफ द कोन इज नथिंग बट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है। ओके, दिस एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द कोन। ओके, सो अगेन आई एम सेइंग, नाउ यू सी हियर, ये कुछ समझाने वाली बातें हैं कि एक अगर आपके पास सिलेंडर होता जिसका हाइट h होता और उसका बेस का रेडियस r होता, और एक कोन होता जिसका हाइट h होता और उसका बेस का रेडियस r होता, उस कोन में जितने वाटर्स थे उसको अगर आप उस सिलेंडर में डालते तो सिलेंडर का सिर्फ 1/3 पार्ट ही यहां पे भरता। 3 बार उसको डालने के बाद ये भरा है। ये बतला रहा है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, वो कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल पार्ट से आपने निकाला है। मैथमेटिकल पार्ट से हम लोग हायर क्लासेस में इसका डेरिवेशन इजी वे में कर सकते हैं। सिलेंडर का ये वॉल्यूम तो हम लोग सिंपल जानते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर का एरिया और हाइट h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल जाता है। ओके, सो ये हो गया हमारा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन अगेन ये आपको समझाने के लिए कि भाई आप इसको याद रखिए। ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन दोबारा आपको समझाने के लिए कि भाई इसको आप फॉर्मूला को याद रखें। और यूनिट्स के बारे में कह रहा हूं कि आर का यूनिट्स मीटर होगा तो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, एच मीटर होगा तो ये मीटर क्यूब में आएगा। अगर ये मीटर स्क्वायर है, मीटर है आर का वैल्यू, तो मीटर स्क्वायर, एच का वैल्यू मीटर में, तो ये मीटर क्यूब में आएगा। अगर यही चीजें सेंटीमीटर अगर स्क्वायर में रखी गई होती, अगर आर का वैल्यू सेंटीमीटर में होता, एच का वैल्यू सेंटीमीटर में होता, तो ये सेंटीमीटर क्यूब होता। ओके, कुछ और बातें आपको बताना है, वो ये बताना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझिएगा क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी लॉजिक है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, जहां पे D स्टैंड फॉर डेसी, डेसी मीन्स 1/10। सो 1 डेसीमीटर इज नथिंग बट 1 मीटर का 10वां हिस्सा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इज होगा तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा। अगेन 1 किलोमीटर 1000 मीटर, हियर K स्टैंड फॉर किलो, किलो मीन्स 1000। अगर किलो लीटर होता तो 1000 लीटर हो जाता। K स्टैंड फॉर 1000। ओके, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये सारे छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं, इसका कंसेप्ट आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। 1 मीटर क्यूब कहीं पर लिखा होगा तो उसको आप लिखिएगा 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। ओके,
इसका मतलब ये है कि अगर 1 मीटर क्यूब लिखा होता तो उसको आप लिखते 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का पावर 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट 10 रेज द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। सो 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 1 मीटर क्यूब, तो ये आपने देख ही लिया। अब आइए 1 cm क्यूब। 1 cm क्यूब इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 cm क्यूब को क्या बोलते हैं? 1 cm क्यूब इज नथिंग बट 1 मिलीलीटर। ओके, एक ऐसा क्यूब निकालिए जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो। उसका जो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसको बोलते हैं 1 मिलीलीटर। और आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, उसी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, उसको 1000 सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर भी लिखा जाता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। समझ में आई कैसे बात होगा? बहुत समझने वाली बात है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यू सी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हियर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 1 मीटर क्यूब यहां पे लिख रहा हूं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हैं ना ये, क्योंकि 10 का पावर 6 था। इतने को क्या बोलते हैं आप? इतने को बोलते हैं आप 1 लीटर, इसलिए ये चीज हुआ। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, यानी आप बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 KL, 1 किलो लीटर। ओके, सो ये सब कंसेप्ट आगे यूज होना है, जब भी आप वॉल्यूम में चलेंगे तो ये सब चीजें यूज होंगी। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, find the volume of the right circular cone with the radius 6 cm, height 7 cm। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 6, 6 इंटू 6 और हाइट का वैल्यू 7 सेंटीमीटर रख देंगे। सिंपली आपको कोन का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ओके, सी फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर ऑफ कैनोनिकल वेसल विद द रेडियस दिस एंड स्लैंट हाइट दिस। सो यहां पे क्या है कि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और हमारे पास h यहां पे है ही नहीं सवाल में। सवाल में तो स्लैंट हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो स्लैंट हाइट और रेडियस की मदद से, स्लैंट हाइट और रेडियस की मदद से पहले इस हाइट को निकालिए। ये हाइट कैसे निकल कर आएगा? L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरह से h स्क्वायर इज नथिंग बट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोगों ने निकाला कि h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा पर्पस था कि हम लोग इसमें किसी तरह से h निकाल लें। ओके, सो हम लोगों ने इसमें हम लोग h निकाल लिए कि h इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ओके, सो इसकी मदद से आपको 24 सेंटीमीटर निकल कर आया है। अब हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे? अब हम आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटी। सो कैपेसिटी का मतलब आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटी इज नथिंग बट योर वॉल्यूम। सो अब हम लोग यहां से वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये था 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन वॉल्यूम किस चीज में निकालना है? लीटर में निकालना है। तो अब यहां पे खेल शुरू होता है। देखिए, पहले आपने 1/3, ओके, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई का वैल्यू ये रखा, r का वैल्यू यहां पे रखा, h का वैल्यू ये रखा। ये निकल कर आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml। अब इसको लीटर में बदलना है, ये मिलीलीटर में था तो इसको 1000 से भाग दे के लीटर में निकाले तो 1.232 लीटर। ओके, सो ये भी क्वेश्चन आपको बुक का ही था।
अब मैं इसके बाद डायरेक्टली अब चल रहा हूं आपके पास कोन के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं स्फीयर की तरफ। सो स्फीयर का वॉल्यूम पार्ट हम लोग अब पढ़ेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम पार्ट आपके सामने आने वाला है। सी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, बहुत ही सिंपल है और अब ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स क्लास और चलेंगे तो आपको ये चैप्टर अपने आप में समाप्त हो जाएगा। सी आई विल बी कमिंग टू यू। ओके, थोड़ी सी बातें कुछ रिपीट हो जाएंगी। स्फीयर दिमाग में आपके पास ये फुटबॉल का शेप आता था, ये 3D फिगर है जो कैसे आपने प्राप्त किया था। स्फीयर का रेडियस, सेंटर, डायमीटर्स, स्फीयर का डिफिनीशन। डायरेक्टली आइए अब द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अगर ये स्फीयर है तो इसके, अगर ये हॉलो है तो इसके अंदर में कितना एयर भरा जा सकता है, कितना पानी डाला जा सकता है। अगर ये सॉलिड है, अगर ये मेरा फुटबॉल है तो इसके अंदर में कितना एयर आप पंप कर सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम होगा। और अगर ये सॉलिड होता तो इसके अंदर में कितने मटेरियल इनसाइड पैक्ड हैं, वो उसका वॉल्यूम होता। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर, 3 बार, बस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकल जाएगा। ओके, सो हेमिस्फीयर इज नथिंग बट हाफ ऑफ द स्फीयर, इसलिए हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा स्फीयर के वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। वहां 4/3 था, यहाँ 2/3 हो जाएगा, पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर। ओके, सो यही दो फॉर्मूला है स्फीयर और हेमिस्फीयर का, जस्ट यू मूव। हाँ, एक चीज ये है कि कभी कभी आपके पास एक ऐसा हेमिस्फीयर देगा जहां पे आप देखेंगे कि अंदर का पार्ट तो खाली है लेकिन वो थोड़ा सा थिकनेस है और आउटर रेडियस है और इनर रेडियस है। तो ऐसे टाइम में हम लोग जो है सिंपली क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड, ये वाला पार्ट का वॉल्यूम, इस पार्ट का वॉल्यूम, यू सी दिस पार्ट, समटाइम्स ये वाला क्वेश्चन आता है इस पार्ट का, ये जो पार्ट है ना ये वाला, इस पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2/3 पाई आर क्यूब बाहर वाले का माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इनर वाले का, तो ये बीच वाले पार्ट का जो है वॉल्यूम निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक सवाल ऐसा आता है जिसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी का यूज होता है, तो उस समय आपको सिंपली यूज करना है कि ये फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो मास इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको कई सवाल बनेंगे। सो मैं आपके पास एग्जांपल लेकर आ रहा हूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ये भी आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही बुक क्वेश्चन है। सो 7 सेंटीमीटर आप जाके देखेंगे, दिस इज चैप्टर 11.4 का है क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, तो वॉल्यूम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 22/7 गुना 7 आर का वैल्यू रख दिया। कैलकुलेशंस कीजिए, गुना भाग कीजिए, 7 से 7 को कैंसिल कीजिए और भाग देके देखिएगा दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज योर diameter of metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? So first see here, questions को समझने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि एक diameter of the metallic ball is 4.2 सेंटीमीटर, तो diameter 4.2 सेंटीमीटर, इज इट दैट? ये diameter है 4.2, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस उसका आधा हो जाएगा। जब रेडियस आधा हो जाएगा तो आप उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, और वॉल्यूम जब निकाल लीजिएगा तो आपके पास इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो मैंने यही किया, रेडियस डायमीटर बाई 2, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये 2.1 ये 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते थे कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होता है। सो आप मास इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू इतना रख दिया गया 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का वैल्यू रख दिया गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, दिस इज नथिंग बट दिस मच ग्राम।
This is the question of NCERT chapter 11.4. Okay. Now one more question of the NCERT book. Again, how many liters of the milk can a hemispherical ball of the diameter 10.5 centimeter can hold? अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, 10.5, तो पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। ओके, आई एम सॉरी, पहले आप रेडियस निकालेंगे। फॉर्मूला तो यही होता है वॉल्यूम का, 2/3 पाई आर क्यू। तो पहला काम क्या कीजिए कि रेडियस निकाल लीजिए और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इज नथिंग बट 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू यहाँ रख दीजिए। वैल्यूज को देखिए, थोड़ा सा बड़ा समझने वाली बात है जो है कि ये चीज निकल कर आया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 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 क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर लिख दिया गया। अब इसमें ये पूरा चीज मिलीलीटर में है, 303.187। अब आपको लीटर में बदलना था तो इसको 1000 से भाग देके लीटर में लाया गया, 0.303 लीटर। सो ये जो आपका हेमिस्फेरिकल बॉल था, हेमिस्फेरिकल बॉल, इसमें कितना कैपेसिटी है, कितना सामान ये रख सकता है, कितना मिल्क इसमें आ सकता है, दैट इज नथिंग बट दिस मच। तो सवाल को हम लोगों ने बड़े ही इजी वे में समझाने की कोशिश किया है आपको, और आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश किया है। इस तरह से ये चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, क्लास 9 का कंप्लीट हुआ। ओके, आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शंस में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का श्योरली रिप्लाई दूंगा। और अगर ये सारे कंसेप्ट्स आपके याद रहेंगे तो 10th क्लास में चैप्टर जो आने वाला है, आपका जो चैप्टर है इससे रिलेटेड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज वेरी सिंपल। उसमें आपको सिर्फ 2 दिन ही नहीं, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। आप बनाना शुरू करेंगे तो सारे यही कंसेप्ट्स हैं। सिंपली उसमें क्या किया जाता है, सिलेंडर के ऊपर कोन बैठा दिया गया, तो कई ज्वाइंट कर दिए जाते हैं फिगर्स, और फिर कहा जाता है सरफेस एरिया निकालिए, वॉल्यूम्स निकालिए। कुछ मुश्किल नहीं है, इसी का अप्लाइड पार्ट है। आप चाहे तो आज के डेट में भी बना सकते हैं। 10th क्लास का बच्चा चाहे तो इस 9th के बेसिस पर वो 10th क्लास वाले भी सारे वो चैप्टर्स जो है आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को बना सकते हैं। खैर एनीवे, सो ये हमारा आज का टॉपिक, जिसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने आपको कवर किया। कोशिश किया मैंने आपको समझाने के लिए कि कोन और स्फेयर, कोन का सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसी तरह हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब हम वॉल्यूम पार्ट में चले तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, और इस तरह से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के क्लास 9 के चैप्टर 11 के हैं वो भी हम लोगों ने कवर किया है। सो होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर लें, चैनल्स को, सो दैट आपको आगे भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट।